हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, सी है चलना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, और इनमें से सभी। तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चलना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। अधिगम का तात्पर्य है सीखना। किसी बच्चे को कार्य करने के तरीकों को बताया जाए और छात्र उसी तरह का व्यवहार करें तो छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान अधिगम कहलाएगा। जैसे 3 से 5 वर्ष के बालकों को चलना दौड़ना आदि सिखाया जाता है। और सीखना जो होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बस सीखने में क्या होता है, कभी कभी पठार आ जाता है लेकिन उसमें कभी रुकावट नहीं आती, यानी कंटिन्यूटी बनी रहती। बस अल्प समय के लिए रुकावट आती जो कि कंटिन्यू कभी ये होता है, कभी सीखने की गति तीव्र होती है और कभी सीखने की गति मंद होती है। और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? यह बताना है कि कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों का रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है ये बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया तो कौन सा सही होगा? अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। इसकी डिटेल देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को विज्ञान विषय समझाने के लिए उन सभी प्रक्रियाओं का सहारा लेना आवश्यक है जिसमें वे स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव कर सकें, क्योंकि तभी उनकी समझ विकसित होती है। अप्रत्यक्ष अनुभव आधारित ज्ञान के द्वारा विज्ञान को समझने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। एक अध्यापक मानचित्र खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम कौन सा है ये बताना है। मानचित्र निरूपण, खोज उपागम, अन्वेषण उपागम, और डी दिया हुआ समस्या समाधान उपागम। तो यहां कौन सा उपागम अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त किया गया है? तो यह प्रयुक्त किया गया है मानचित्र निरूपण। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, फिर से इसका आंसर निकल के आएगा मानचित्र निरूपण। क्योंकि खोज उपागम तो होगा नहीं, अन्वेषण उपागम भी नहीं होगा, और ना ही समस्या समाधान का उपागम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? जो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है ये बताना है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय कौशल यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। तो कौन सा उपागम नहीं है ये बताना है क्वेश्चन में। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिया हुआ ये रचनात्मक निर्धारकों को जानने का उपागम नहीं है। और मुख्यतः 3 उपागम कौन कौन से हैं ये बता देते हैं। एक है वार्तालाप कौशल,
दूसरा है परियोजना कार्य और तीसरा है मौखिक प्रश्न। ये रचनात्मक निर्धारकों के उपागम हैं और नहीं पूछा गया तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉवेल का मुख्य योगदान है वाणिज्यिक शिक्षालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल या लैटिन स्कूल। तो फ्रॉवेल का मुख्य योगदान क्या है? यह है बालवाड़ी। बी ऑप्शन सही होगा। बालवाड़ी का मतलब होता है किंडरगार्टन, यानी जो ये पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ये फ्रॉवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ये ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं किंडरगार्टन। ये जो बालवाड़ी है इसको बोला जाता है किंडरगार्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। जो रचनात्मक लेख होते हैं उसका नियोजन क्या होना चाहिए? केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो रचनात्मक लेख का नियोजन क्या होना चाहिए? एक डी ऑप्शन दिया हुआ सभी छात्रों के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक लेख का नियोजन होता है केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं। सी है केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों के लिए। रचनात्मक लेख का नियोजन उन सभी बच्चों के लिए होना चाहिए जो वाक्यों, भाषा और संदर्भों को भली भांति समझते हों। इसीलिए बच्चों से निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि लिखवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट जो है समान तत्व, ये किससे गहन संबंध रखता है? तो ये गहन संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पंजाब टेट में पूछा गया है और सी टेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसकी डिटेल देख लेते हैं। आइडेंटिकल एलिमेंट जिसको बोलते हैं समान तत्व, अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है। जो आइडेंटिकल एलिमेंट है ये अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ ने किया था। जो आइडेंटिकल एलिमेंट सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो किया था किसने किया था? जो इससे संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण, तो इसका संबंध जो प्रतिपादन किया था सिद्धांत का थॉर्नडाइक व वुडवर्थ ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जबकि इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो। यानी इस विषय का अध्ययन दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जब दोनों विषय में इसके तत्व क्या हो? समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए। बी है उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए। सी ऑप्शन उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। डी है उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकारी गण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना करें। तो राइट आंसर क्या होगा? उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। यानी शिक्षक को संसाधन संपन्न होने से तात्पर्य है कि शिक्षक को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जिससे वो छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सीखने की परिघटना
में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? जो सीखने की परिघटना है उसमें कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? तो कौन सा सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है? तो ये शिक्षक नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सीखने की घटना अधिगमकर्ता एवं उसकी मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य तथा प्रेरक तत्वों के समायोजन से पूर्ण होती है। ये किससे पूर्ण होती है? शारीरिक स्वास्थ्य तथा प्रेरक तत्वों से पूर्ण होती है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक नहीं है। शिक्षक केवल छात्र को उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है जिसमें बच्चे का अधिगम सुचारू रूप से चलता रहे। ये जो शिक्षक होता है वो छात्र को उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है जिसमें बच्चे का अधिगम सुचारू रूप से चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थितिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। जो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक के अंदर कौन सा व्यक्तित्व यानी गुण होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। इसकी डिटेल देखते हैं। कक्षा में व्याख्यान देते समय अगर शिक्षक द्वारा सार्थक संकेतों का प्रयोग किया जाता है तो व्याख्यान और भी प्रभावशाली हो जाता है। छात्रों से नेत्र संपर्क स्थापित करना तथा स्वरों आरोह व अवरोह का बदलाव करना शिक्षक की सामान्य विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेलीफोन? तो मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा शैक्षिक टेलीविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। जो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण होता है उसका अर्थ क्या होता है? उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान। यानी विद्यार्थियों के साथ जो संप्रेषण होता है उसका अर्थ होगा विचारों का आदान प्रदान करना। शिक्षकों के साथ छात्रों का संवाद संचार के द्वारा अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों के बौद्धिकता का मूल्यांकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, यानी जो कौशल है उसको सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? यथार्थता, चालाकी, समन्वयन या अनुकरण? तो कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन सी होगी? अनुकरण। डी ऑप्शन सही होगा, सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी किसी कला कौशल को सीखने का प्रथम चरण होता है नकल, जिसको बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। तो अगर पूछा जाए कौशल को सीखने की पहली अवस्था कौन सी है तो ये होगी अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। जो पढ़ने की वह तकनीक कौन सी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है? की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग या स्किमिंग? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? वो कहलाता है स्कैनिंग, यानी सी ऑप्शन सही होगा। किसी तालिका या कोष में से शब्दावलियों तथा संदर्भों को चिन्हित करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी जांच स्कैनिंग है।
इस तकनीकी का प्रयोग मुख्य बिंदुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है, यानी कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक पहली गतिविधि प्रथम गतिविधि कौन सी है? तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, और डी है श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को लिखना। यानी कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? ये रीजनिंग की तरीके से एक क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है एक बार। नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आम तौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुनर्बलन का कौन सा उदाहरण होगा? ये जो 4 ऑप्शन दिए हो इनमें से कौन सा पुनर्बलन का एग्जाम्पल होगा ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुनील, तुमने सही कहा। यानी इस वाक्य में क्या होता है? सुदृढ़ीकरण एवं संबलन का उदाहरण दिया गया है। इससे पता चलता है उत्तर का दृढ़ कथन है, यानी सही उत्तर एवं दृढ़ कथन है। तो यहां पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, यानी एक बालक कब अधिक सीखेगा? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो एक बालक सबसे ज्यादा कब सीखेगा? जब उसको क्रिया विधि से पढ़ाया जाएगा, जब वो सबसे ज्यादा सीखेगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बालकों द्वारा किसी कार्य को स्वयं करके उसे आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों में जो त्रुटियां होती हैं बालक उसे पुनः नहीं दोहराते हैं। इस प्रकार करके सीखा गया ज्ञान पूर्णतः शुद्ध एवं स्थायी होता है। अतः क्रिया विधि से कराया गया ज्ञान आसानी से बालक ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक किस चीज का प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, और सी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, और डी ऑप्शन कर देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, यानी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं। कक्षा कक्ष में अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे अध्यापन का वातावरण तैयार करें जिसमें छात्र सरलता से सीख सकें। साथ ही साथ अध्यापक छात्रों को चिंतन करने व स्वयं क्रियाविधि द्वारा अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य, यानी शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से होंगे? बालकों में विषयों का ज्ञान व उन मानसिक विकास करना। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य अगर पूछा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकों में विषयों का ज्ञान होना और उनका मानसिक विकास करना। शिक्षा का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा बालक अपने भावी जीवन की संरचना का निर्माण करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों को संबंधित विषय का ज्ञान कराना तथा बालकों के मानसिक क्षमता को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। सी है शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक किस प्रकार से सीखते हैं? प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन के द्वारा सीखते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, और डी दिया हुआ शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? यह शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की, यानी शिक्षण जो प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन सही होगा। शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया बालक में सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जो बालक में सीखने की प्रवृत्ति पूछा जाता है कैसी होती है, तो ये होती है जन्मजात। आधुनिक मनोविज्ञान अवधारणा के अनुसार अधिगम की इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाएं एवं समस्त शैक्षिक अवयव सहायक के रूप में होते हैं। जो शिक्षण प्रक्रियाएं एवं समस्त शैक्षिक अवयव होते हैं वो सहायक के रूप में होते हैं, जिसका उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना होता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? अधिगम को सरल बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या रटने को प्रेरित करना। तो भारतवर्ष में जो प्राइमरी शिक्षा है वो किस पर बल देती है? बोध का विकास करना। ए ऑप्शन सही होगा। यानी बालकों को किसी भी स्तर या कहीं पर भी शिक्षा दी जाती है तो उसका मुख्य लक्ष्य होता है बालकों के बौद्धिक क्षमता, जो बालकों की बौद्धिक क्षमता है उसका विकास करना। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हों, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो कौन सा राइट आंसर होगा? शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए, यानी ए ऑप्शन सही होगा। यानी छात्र जो भी कार्य स्वयं करते हैं वे उसे जल्दी सीख जाते हैं। यानी जो भी कार्य छात्र स्वयं से करेंगे उसको जल्दी सीख जाएंगे, इसलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम जो है एक प्रविधि है, कैसी? तथ्यों को याद करने की, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, या परीक्षा की तैयारी की। तो अधिगम कैसी एक प्रविधि है? यह है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। यानी अधिगम एक प्रविधि है कैसे? अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, या पाठचर्या को संप्रेषित करता है। तो एक उत्तम शिक्षक कौन सा होगा? जो छात्र में वांछित व्यवहारगत को परिवर्तन करता है। यानी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, वह एक उत्तम शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो 26। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें अनुदेशन कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, या शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक
केंद्रित। तो ये अनुदेशन कैसा होना चाहिए प्राइमरी स्तर पर? ये होना चाहिए छात्र केंद्रित। ये जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसके लिए अनुदेशन छात्र केंद्रित होना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपर्युक्त सभी। तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए आवश्यक है स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और एक इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए निर्देशन और परामर्श, ये भी दे दिया जाता है, ये भी अधिगम के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सहायक प्रक्रिया है, यानी सक्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया, रटने का जहां भी आ जाए क्वेश्चन उसको तुरंत कट करिएगा, नेगेटिव में जाता है। कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, यह भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 से 11 वर्ष आयु जो होती है वो अधिगम के लिए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, या क्रिया करके होता है। तो बालकों में अधिगम किस तरीके से होता है? क्रिया करके होता है। यानी बालक किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे? क्रिया करके सीखेंगे। अगर दे दिए थे अनुकरण के द्वारा तो अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं। तो बालकों में अधिगम का विकास क्रिया करके होता है। अनुभव के द्वारा सीखे गए तथ्य अधिक प्रभावशाली होते हैं। प्रकृतिवादी रूसो के अनुसार जलती हुई मोमबत्ती छू लेने पर बच्चे को यह बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि आग जला भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, या बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यानी उपरोक्त सभी। इनके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सभी सही होंगे। यानी बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, ये भी सही होगा। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, ये भी सही होगा। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, ये भी क्या होगा? राइट होगा। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अधिगम प्रभावी तब होता है, इसके कुछ निम्न कार्य दिए हुए वो देख लेते हैं कौन कौन से डिटेल में। कक्षा कक्ष का वातावरण शांत हो, यानी अधिगम का प्रभावशाली होगा जब कक्षा कक्ष का वातावरण शांत होगा। खेल विधि का प्रयोग अधिगम के लिए किया जाए तब भी प्रभावशाली होगा। बच्चे क्रिया विधि द्वारा अधिगम करें तब भी प्रभावशाली होगा। बच्चों द्वारा संतुष्टि का अनुभव किया जाए तब भी प्रभावशाली होगा। बच्चों को बार बार दोहराने की प्रक्रिया कराई जाए और बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए तब क्या होगा? अधिगम प्रभावशाली रूप से होगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। तो आप लोग अपनी स्कोरिंग करके बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप लोग को मैथ्स की क्लास ऑनलाइन क्लास मैथ्स की आप लोग की 2 से 3 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। जो हमने ऑनलाइन के लिए बोला था उसमें ऑनलाइन क्लास अब चलेगी आप लोग की मैथ्स की। इसमें आपका नंबर सिस्टम चल रहा था, उसको अब ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और जिसने भी पुरानी वीडियोस हमारी नहीं देखी, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस पीआरटी, डीटीपीएलएसपी पीआरटी और टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।